तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। रामकृपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। रामकृपाल जी क्या कहेंगे? देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है, लेकिन अजीत पवार यहां पर साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। देखिए, इसमें जो अजीत पवार ने कहा है बहुत साफ बात है। 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव होगा और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का चुनाव होना है। और जिस तरह से वो कह रहे थे, बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं, इवन वंदे भारत ट्रेन तक की बात उन्होंने की और देश के प्रोग्रेस की जिस तरह से बात की, ये साफ बात है कि वो पूरी तरह से एनसीपी जो है वो बीजेपी में एक तरह से बीजेपी की तरफ आ गए हैं। और जो विपक्ष वाले ये कहते थे कि अब बीजेपी के तमाम घटक जो उनके सहयोगी थे छोड़ के जा रहे हैं, आज देखिए मोदी जी ने साबित कर दिया, या जो भी है लोगों ने, कि महाराष्ट्र में आज अपोजिशन के नाम पर सिवाय कांग्रेस के कोई बचा ही नहीं है, शून्य हो चुका है एनसीपी। लेकिन मैं रामकृपाल जी, ये जो अभी संजय राउत ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, इस पर एक कमेंट आपका चाहता हूं। नहीं, संजय राउत जी का आप देख रहे हैं, जब शिवसेना में मतलब वो हुआ था शिंदे जी, तब से संजय राउत क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सीरियसली मैं नहीं लेता हूं। संजय राउत जी कह रहे हैं, एक बात तो सच है उनकी, कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, कोई और बनेगा। हो सकता है कि अजित पवार बन जाएं, फडणवीस बन जाएं, इसमें तो बहुत सारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आश्चर्य की बात है। देखिए, बार बार ये जो अब क्या हो रहा है, खुद सोचिए आप, कि दो लोग आज से 2.5 साल पहले महाराष्ट्र नहीं बल्कि उन्होंने देश की राजनीति में खलबली मचाई थी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। आज की नियत ये देखिए कि वो पार्टी उनकी चली गई, ये दोनों अकेले बच गए, रेलेवेंस नहीं है, पॉलिटिकली इरेलेवेंट। नंबर आप देखिए जरा, 145 बहुमत का आंकड़ा है, कुल अब विपक्ष के पास 78 बचे हुए सलोनी, और जो सत्ता पक्ष है उसकी संख्या 200 के पार हो गई है। ये सत्ता पक्ष की सिचुएशन है और ये लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगी, ये तय माना जा सकता है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें रामकृपाल जी, विपक्ष के चेहरों पर आप किसको याद करते थे? आपके दिमाग में किसकी छवि आती थी? वो तो सब अब छिटक गए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आप कह रही हैं ना, अब कोई बचा ही नहीं है। आज की जो ये प्रैक्टिस हो रही है, देख लीजिए, ये कोई महाराष्ट्र विधानसभा के लिए नहीं है। जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के तथ्य पर। जैसे अभी 13 तारीख को बैठक हुई, अजित पवार ने कहा कि उसमें नहीं जाना चाहिए था, आज कहा ना उन्होंने कि नहीं जाना चाहिए था। और जो 23 वो 23 होने वाली है बेंगलुरु में, मुझे नहीं पता, शायद 13-14 को बेंगलुरु, हाँ 2 दिन है, हाँ। होने वाली है। अब वो बैठक क्या होगी? अब आप देखिए, उस समय की जितने लोग थे, उद्धव ठाकरे इरेलेवेंट हो चुके हैं, शरद पवार इरेलेवेंट हो गए, केजरीवाल अलग हो गए, ममता जी ने कह दिया अगर सीपीएम और कांग्रेस साथ आती हैं तो कोई सवाल नहीं उठता। आंध्र और तेलंगाना पहले से ही बाहर हैं। दक्षिण भारत में कौन सी, और इधर रामकृपाल जी प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे हैं, देवेगौड़ा जी से बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर आ सकते हैं, यानी इधर मजबूत हो रहे हैं, उधर कमजोर हो रहे हैं। और एक अखिलेश के कमेंट मैं कह दूं, देखिए अखिलेश की पूरी बॉडी लैंग्वेज आज ऐसी थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं कहूं क्या। पहली बात तो है कि बीजेपी की प्रयोगशाला खुद बीजेपी कहती है, कभी गुजरात हुआ करता था, गुजरात में आज वो पूरे के पूरे हैं, इतने सालों से 25 साल से उनकी सरकार है और पार्लियामेंट की सारी सीटें हैं। मध्य प्रदेश को उन्होंने कहा कि पहले वो उनकी प्रयोगशाला थी, मध्य प्रदेश में भी सरकार उनकी है और सारे के सारे पार्लियामेंट के चुनाव में रहे। तो ये जो अखिलेश जी हैं, कहने का अर्थ क्या, अगर महाराष्ट्र में प्रयोगशाला हो गई, इसका मतलब कि आप देख लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और जैसा मैंने कहा, तो फिर बचता क्या है? विपक्षी एकता ये कहां के लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है? बिल्कुल, 2024 का चुनाव आने वाला है और उससे पहले देखिए कितना बड़ा सियासी घटनाक्रम है। अगर इसको देखा जाए रामकृपाल जी, तो क्या एनसीपी में शरद पवार जो हैं उनको वहां पर कद्दावर नेता माना जाता है, सबसे बड़ा नेता माना जाता है? क्या एनसीपी का हाल भी अब शिवसेना जैसा हो जाएगा? देखिए, आज की शिवसेना को देख करके माना जाता है, नहीं माना जाता था। शरद पवार आज की तारीख में पास्ट टेंस हो चुके हैं। ये ठीक है, भविष्य में कुछ भी वो करते हो, लेकिन देखिए लोकतंत्र में आप कहने को कुछ भी कह लीजिए, कानूनी दांव पेच अपनी जगह है। लोकतंत्र का मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी, जिसके साथ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मेजॉरिटी में है, वो पार्टी
उस समय होती है। आप देखिए देश में राज किसका है, आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, जो मेजॉरिटी है, बहुमत जिसका है, डेमोक्रेसी की लेकिन आप परिभाषा ये यही कह रहे हैं है, सर, रूल आप ऑफ ये कह रहे हैं मेजॉरिटी। कि वो पास्ट टेंस थे, उनको इस समय क्या अंदाजा नहीं था जब वो तमाम चीजें कर रहे थे, पहले इस्तीफा देते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर कहते हैं सुप्रिया सुले को हम इंपॉर्टेंट पोजीशन देंगे। प्रफुल्ल पटेल भी देखिए आज अजित पवार के साथ बैठे, अजित पवार उस समय भी ये कह रहे थे, कह रहे कोई ऐसी बात नहीं, इस्तीफा दिया अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का अगर शायद समय पर समझ में आ गया होता कि आगे बढ़ते कैसे हैं, तो इस तरह से अजित पवार आगे नहीं बढ़ जाते। देखिए मैं बताऊं आपको, एक सबसे बड़ी बात है, अर्नब जी ने जो इंटरव्यू किया फडणवीस का बुधवार को, उसमें जो पहली बात मुझे भी नहीं पता थी, शायद आप लोगों को भी नहीं, हमें तो ये लग रहा था कि अजित पवार जो सुबह उठ कर हाँ, गए थे शपथ ये लेने, सबको यही पता था पूरे देश में कैसा हुआ है। उस समय अजित पवार जी ने ये सहा, उनकी बदनामी हुई, उन पे कितना हंसी हुई होगी, लेकिन जब पता चला कि ये शरद पवार जी के कहने से हुआ था, तो आप सोचिए जैसे ही ये बात आई, अजित पवार का कद बढ़ गया और शरद पवार का नैतिक कद बहुत नीचे चला। जो नैतिकता की बातें उन्होंने कही थी। राजनीति में एक बात बताऊं आपको, राजनीति में सिर्फ आप दांव पेच से ही नहीं जीतते हैं। आंद्रे मार्लो की एक लाइन है कि जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता में नहीं। आप एक गरिमा में, जयप्रकाश नारायण कोई इलेक्शन नहीं लड़े, हाँ, लेकिन एक थे बाला साहब ठाकरे, कौन सा इलेक्शन लड़े, काशीराम कौन सा इलेक्शन लड़े। एक नैतिकता होती है, एक वैल्यू होती है। शरद पवार जी, और उसके बाद शरद पवार जी ने स्वीकार किया कि हाँ मैं था, लेकिन मैं बीजेपी को एक्सपोज करना चाहता। हाँ, आज वो शरद पवार, आज वो एक्सपोज हो गए, आज बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और शरद पवार को ये पता था कि मेरे हाथ से ये पूरी पार्टी खिसक रही है। इसीलिए देखिए आप, उन्होंने ये तमाम ड्रामा किया, इस्तीफा वापस लेने का, फिर करने का, लेकिन जो पुत्री मोह है, पुत्री मोह के चक्कर में उन्होंने अपने भतीजे को इतनी बार अपमानित किया कि यानी जब वो फडणवीस साथ शपथ लिए थे, आपकी मिली भगत से था, लेकिन आपने सोचा नैतिकता आपके पास चली आई और ठीकरा अजित पवार में फूटा। और ये महाराष्ट्र में होता रहा है, ये भतीजे को पार्टी सर्वे सर्वा बनाना। पहले भी हमने देखा शिवसेना में इसकी बहुत मांग उठी, लेकिन फिर राज ठाकरे चले गए अलग, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं सुप्रिया सुले को बना दिया। लेकिन अजित पवार, जैसा आपने कहा कि नैतिकता के आधार पर शरद पवार का कद कम हुआ, और पार्टी के अंदर देखिए आप, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये साथ में रहते थे। धनंजय मुंडे तो अजित पवार के साथ रहे, लेकिन ये बड़े कद के नेता रामकृपाल जी साथ में आते हैं। इसका मतलब यही है कि अब शरद पवार को समझ आ गया था कि अब जो है हाथ से सब कुछ निकल गया, हाथ से सब कुछ छिटक। देखिए पिछला चुनाव जो हुआ था वो शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर लड़े थे। उसके बाद जो ये अननेचुरल अलायंस हुआ, सिर्फ इसलिए कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, और उसमें शरद पवार जी ने बड़ी भूमिका निभाई।